हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। यहाँ आपकी हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें आपकी नई एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग आपकी मल्हार बुक हम शुरू करेंगे। इसमें कुछ स्कूलों में बसंत भी चलती है, तो हम दोनों ही सिलेबस को चलते हुए पहले मल्हार करेंगे और उसके बाद आपका बसंत पाठ्य पुस्तिका से भी हम चैप्टर करेंगे। बाकी व्याकरण का जो सिलेबस है वो सेम है। तो नई पाठ्य पुस्तिका जो एनसीईआरटी 2026 में जो आई है वो आपका मल्हार बुक ही है और इसका जो पहला चैप्टर है एक कविता है, माँ एक कहानी। माँ कह एक कहानी। ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिसमें सिद्धार्थ के पुत्र राहुल जो है अपनी माँ से कहते हैं कि वो एक कहानी कहे उनसे। तो चलिए कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर इस कविता में क्या दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो देखिए हमारी कविता का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। अब ये कविता, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि सिद्धार्थ के जो पुत्र हैं राहुल, वो अपनी माता से एक कहानी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये कहानी क्या है? तो हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनाते आ रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल के कहानी सुनाने की जिद को पूरा करने के लिए उनके ही पिता सिद्धार्थ की कहानी सुनाती है। उनका यह कहानी सुनाने का उद्देश्य पुत्र के जीवन में पिता के समान ही प्रेम, न्याय और करुणा का भाव उत्पन्न करना था। किस प्रकार के सिद्धार्थ थे वैसा ही वो अपने पुत्र में भी जगाना चाहते थे, क्योंकि अगर पिता ही महान हो तो अन्य की कहानी सुनाने के बजाय पुत्र को यदि पिता की ही कहानी सुनाई जाए तो उसके जीवन पर, उसके मन मस्तिष्क पर जो है इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपने पिता के गुणों को ही बेटा जो है ग्रहण करता है। तो सिद्धार्थ कौन थे? सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इनके बारे में जान लेते हैं, तभी हम कहानी को और कविता को आगे पढ़ पाएंगे। सिद्धार्थ जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका नाम जो है बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी कहानी प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक जागृति की एक अत्यंत मार्मिक गाथा है। 16 वर्ष की आयु में विवाह के बाद जो है कपिल वस्तु के राजमहल में सुखमय जीवन जीते हुए सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देखकर ज्ञान की खोज में यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, यशोधरा ने इस विरह को तपस्या की तरह जिया और बाद में स्वयं जो है भिक्षुणी बनकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही घर को त्याग दिया था, जबकि वो कपिल वस्तु के राजा थे, वहां के राजकुमार थे। लेकिन उन्होंने जब देखा, देखो वास्तव में इनके जीवन, जब ये पैदा हुए थे तो किसी महर्षि ने बता दिया था, किसी पंडित ने इनके बारे में बता दिया था कि या तो ये एक महान राजा बनेंगे या तो ये जो है एक महान जो है सन्यासी बनेंगे, मतलब सन्यासी की तरह ये जीवन जिएंगे। तो इनके पिता ने इस डर से इनको जो है राजमहल से बाहर ही नहीं निकाला। इनके पिता ने इनको उन सारे दुखों से दूर रखा जो संसार जो है, संसार में जो दुख है, इनको राज महल के अंदर ही रखा। लेकिन जब ये एक दिन बाहर गए तो उन्होंने जो है 4 चीजें देखी। उन 4 चीजों को देखने के बाद उनका मन संसार से जो है वो, उन्होंने संसार को त्याग दिया और वो फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। तो ये उन्हीं की कहानी है। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और यशोधरा ने, राहुल इनके बेटे का नाम था। तो क्योंकि अब इनके पिता तो चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति को, लेकिन इनकी पत्नी ने भी इनका गृह त्यागना एक तपस्या की तरह इन्होंने लिया और अपने पुत्र का इन्होंने बड़े
अच्छे से उनका पालन पोषण किया और अंत में एक भिक्षुणी बनकर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, यानी कि वो भी जो है ज्ञानी थी। तो आइए इस कविता में यही बताया जा रहा है। माँ कह एक कहानी। अब छोटे बच्चे जब सोते हैं तो वो अपनी माँ से एक कहानी की बात करते हैं कि मुझे कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ, तब बच्चा उस कहानी को सुन करके सोता है। तो यहाँ पर राहुल अपनी माँ से कह रहा है कि माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कह रहा है कि मुझे एक कहानी सुनाओ। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहां सुर भी मन मानी, जहां सुर भी मन मानी, जहां सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर में, गाते थे स्वर खग कल कल स्वर से। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्ध होकर खर सर से, गिरा विद्ध होकर खर सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, इतने में आंखें टक आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, मांगा उसने आहत पक्षी। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ी चली कहानी, अब बढ़ी चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, हुआ विवाद सदै निर्दय में। उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। और ये कहानी लिखी है, ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, तो आइए इस कविता को हम आगे एक बार पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कवि का परिचय जानते हैं।
मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच का संवाद शैली में रचा गया है और मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे और प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया, यानी कि इन्होंने अपनी कलम से स्वतंत्रता के लिए जो है अपना योगदान दिया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। तो यहाँ कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला है। तो चलिए अब कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे, शब्दार्थ हम समझेंगे और फिर हम उसके भावार्थ को भी पढ़ेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम कविता के सार को जानेंगे, है ना। कविता का सारांश क्या है, फिर हमें कविता को पढ़ने में आनंद आएगा। यदि यह कविता यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद के रूप में रची गई है। माँ और बेटे के बीच में संवाद चल रहा है, बातें चल रही है। राहुल माँ से जिद करता है कि वह उसे एक कहानी सुनाए। माँ एक सुंदर उपवन का दृश्य दिखाते हुए कहानी सुनाती है, जहाँ उसके पिता सिद्धार्थ भ्रमण करने जाते थे। एक दिन अचानक तेज तीर से घायल हंस उनके सामने गिरता है। राहुल के पिता उस हंस की रक्षा करते हैं, जबकि शिकारी अपने निशाने पर घमंड दिखाता हुआ उसे अपना बताता है। विवाद न्यायालय तक पहुंचता है। माँ राहुल से पूछती है कि न्याय किसका पक्ष लेगा। राहुल निर्भय होकर कहता है कि न्याय हमेशा दया और रक्षा करने वाले का पक्ष लेता है। माँ उसके उत्तर से प्रसन्न हुई और यह कविता दया, करुणा और न्याय जैसे उच्च मानवीय मूल्यों को सरल और संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करती है। तो आइए कविता की जो पहली पंक्तियां हैं बच्चों, उसको आपने चलिए इस कविता की पहली पंक्ति को आप पढ़ेंगे पहले, फिर हम शब्दार्थ देखेंगे। तो कविता की पहली पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है, कहते हैं माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चैटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेती ही लेती। तो इसमें तो देखिए यहाँ पर माँ कह एक कहानी, राहुल अपनी माता से कह रहा है कि हे माता जी, आप मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको नानी। अब उनकी माता यशोधरा जी कहती हैं कि पुत्र क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि नानियां ही कहानियां सुनाती हैं। कहती है मुझसे यह चैटी, चैटी का अर्थ होता है दासी, नौकरानी। तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेती ही लेती। सिद्धार्थ पुत्र राहुल, जो सिद्धार्थ के पुत्र हैं वो राहुल, वो अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता है। चलिए शब्दार्थ लिख लेंगे आप पहले, चलिए लिख लीजिएगा। कह यानी कहना या सुनाना, नानी यानी कि माँ की जो माँ, सभी जानते हैं नानी। चैटी का अर्थ है दासी या नौकरानी, चैटी का अर्थ है दासी या नौकरानी। चलिए, तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, सिद्धार्थ पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करते हुए कहता है कि माँ उसे एक कहानी सुना दे। इस पर यशोधरा बालक को डांटते हुए कहती है कि क्या
उसने यशोधरा को अपनी नानी समझ लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन में अक्सर नानी ही बच्चों को कहानी सुनाया करती थी, जिस वजह से यशोधरा भी राहुल से यह वाक्य कहती है। बालक कहता है कि उसे तो दासी ने बताया है कि वह उसकी नानी की बेटी है। तो अब राहुल क्या कहता है कि आपकी दासी ने बताया है कि आप उन्हीं नानी की बेटी हो, इसलिए वह जैसी लेटी हुई है वैसे ही लेटे लेटे कोई कहानी सुना दे। वह कोई ऐसी कहानी सुना दे जिससे कोई राजा या रानी हो, जिसमें राजा हो या रानी हो। तो यहाँ भावार्थ क्या है? उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि सिद्धार्थ पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से किसी राजा या रानी की कोई एक कहानी सुनने की जिद कर रहा है। ठीक है, तो अभी माँ और बेटे दोनों ही लेटे हुए हैं। तो क्या कहा यहाँ सिद्धार्थ के बेटे राहुल ने? राहुल कहता है कि माँ मुझे कोई कहानी सुना दो। यशोधरा कहती है कि तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है या जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो फिर राहुल ने क्या जवाब दिया कि आपकी दासी ने बताया है कि आप उन्हीं नानी की बेटी हो, इसलिए आप जैसे लेटी हो ना ऐसी मुझे किसी राजा या रानी की कहानी सुना दो। आगे की पंक्तियों में, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मन मानी तात तेरे। उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मन मानी, जहां सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। तो जब कहानी सुनाने की बात की जाए, बच्चा जब कहानी सुनने की बात करता है और उनके माता पिता से संबंधित कोई कहानी सुनाई जाए तो बच्चा बड़ी इंटरेस्ट लेता है, उसमें जो है रुचि लेता है। तो अब माता जी ने क्या कहा कि जिद्दी, हठी का अर्थ होता है जिद्दी। ठीक है, मान धन यानी कि वह जिसका धन मान व प्रतिष्ठा हो, जो अपने मान या इज्जत को ही धन समझता हो। उपवन यानी बगीचा, बड़े सवेरे प्रातः काल सुबह सुबह, तात यानी पिता, भ्रमण अर्थात घूमना सैर करना, सुरभि यानी सुगंध या सुगंधित हवा, मनमानी यानी इच्छा के अनुसार, मनमानी अर्थात इच्छा के अनुसार। चलिए चलिए अब इन पंक्तियों में यशोधरा पुत्र राहुल से कहती हैं कि वह बड़ा जिद्दी है, परंतु वह ही उसके सम्मान की पूंजी भी है। यह कहकर यशोधरा पुत्र राहुल को कहानी सुनाने लगती है कि उसके पिता बहुत प्रातः काल में ही बगीचे में भ्रमण करते थे। वहां बगीचे में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बहती थी। राहुल भी माँ की बात दोहराते हुए कहते हैं कि मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी। हाँ माँ यही कहानी सुना दो। तो फिर जो है राहुल भी माता की बातों पर सहमति जताते हैं कि हाँ माता जी मुझे यही कहानी सुननी है। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। चलिए चलिए आगे की पंक्तियां हैं, यहाँ भाव देखेंगे क्या है, इस पंक्ति में क्या भाव है। उपरोक्त पंक्ति में यशोधरा पुत्र राहुल की जिद को पूरा करने के लिए उसके पिता सिद्धार्थ की ही कहानी सुनाने लगती है और राहुल को भी उस कहानी को सुनने का मन हो जाता है। तो राहुल ने भी क्या कहा, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। अब आगे बताती है माता, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण का अर्थ होता है रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे यानी कि रंग बिरंगे अलग अलग रंग के।
झलमल कर यानी कि झिलमिलाते हुए, झलमलाकर, झलमल कर यानी कि झिलमिलाते हुए। हिम बिंदु, जमी हुई ओस, पाला, जमी हुई ओस या पाला। चलिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के, ठीक है। झलमल कर यानी कि झिलमिलाते हुए। हिम बिंदु, जमी हुई ओस या पाला, जमी हुई ओस या पाला। चलिए, झिले थे यानी कि चमक रहे थे, झिले थे यानी कि चमक रहे थे। हिले मिले थे यानी कि मिश्रित थे, हिले मिले यानी कि मिश्रित थे। लहराता था पानी, पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी अर्थात पानी लहराता था। चलिए, तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे यानी कि रंग बिरंगे अलग अलग रंग के फूल खिले थे। झलमल कर यानी कि झिलमिलाते हुए, झलमल कर, झलमल कर अर्थात झिलमिलाते हुए। हिम बिंदु, जमी हुई ओस या पाला, हिम बिंदु यानी कि जमी हुई ओस, पाला। झिले थे यानी कि चमक रहे थे, झिले थे यानी कि चमक रहे थे। हिले मिले थे, हिले मिले थे मिश्रित थे, हिले मिले थे मिश्रित थे। लहराता था पानी, पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी यानी कि पानी लहरा रहा था। अब इस पंक्ति में यशोधरा क्या कहती हैं? कहानी सुनाते हुए उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करती हैं जिसमें सिद्धार्थ घूमने जाते थे। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, उस बगीचे में फूल पत्तों पर ओस की बूंद जमी हुई थी जो उषाकालीन किरणों के स्पर्श से झिलमिला रही थी। प्रातःकालीन हवा के हल्के झोंकों से ओस की बूंदों से मिश्रित फूल पत्ते चमक रहे थे। हवा के इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी में भी लहरें उठ रही थी। राहुल कहानी सुनते हुए कहने लगे कि हाँ माँ यही कहानी सुना दो, हाँ माँ यही कहानी सुना दो। तो चलिए, यहाँ पर कहानी सुनाते हुए यशोधरा ने उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन इन पंक्तियों में किया है कि किस प्रकार से वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे, वहाँ जो पत्तियां थी उन पर जो है ओस की बूंद जमी हुई थी, ठीक है। और जब उषाकालीन किरणों के स्पर्श से वो झिलमिला रही थी। प्रातःकालीन हवा के हल्के झोंकों से ओस की बूंदों से मिश्रित फूल पत्ते जो हैं चमक रहे थे। हवा के इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी में भी लहरें उठ रही थी। राहुल कहानी सुनते हुए कहने लगा कि हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल को भी इस कहानी में अब रुचि आने लग गई, क्योंकि स्वयं राहुल के पिता की ही ये कहानी थी। तो राहुल ने क्या कहा? हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। तो इस पंक्ति में यशोधरा राहुल को बगीचे की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं, उसको बता रही हैं कि किस तरह का वो बगीचा था और राहुल को भी वो बड़ा पसंद आ रहा था। चलिए, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। उस उपवन में, उस बगीचे में जो पक्षी हैं वो कल कल कर स्वर से गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा वृद्ध होकर खर सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी।
करुणा भरी कहानी। तो इस पंक्ति में क्या कहा है, चलिए कुछ शब्दार्थ हैं। तो खग का अर्थ होता है पक्षी, कल कल स्वर यानी पक्षियों की जो मधुर ध्वनि होती है उसे कल कल का स्वर कहा जाता है। ठीक है। सहसा यानी कि अचानक, वृद्ध होकर यानी कि घायल होकर, और खर यानी कि तेज, सर यानी कि बाण, पक्ष यानी कि पंख, हानि यानी कि हानि, करुणा यानी कि दयालुता। चलिए चलिए यशोधरा शिकारी के बाण से घायल हंस की दशा को का जो है मार्मिक ढंग से यहाँ वर्णन करते हुए कहती हैं कि प्रातः काल में पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में ध्वनि करते थे। अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे आ गिरा। उस हंस पर किसी ने पैनी बाण से प्रहार किया था। उसके एक पंख पर बहुत अधिक चोट आ गई थी। यह सुनते ही बालक राहुल कह उठा कि उसके एक पंख पर चोट आ गई थी। यह कहानी तो करुणा अर्थात दयालुता से भरी हुई है। ठीक है। तो जैसे ही माता ने कहा कि वो जो हंस है वो नीचे गिरा और उसके एक पंख पर चोट आई थी, तो ये सुनते ही राहुल ने क्या कहा कि ये कहानी तो करुणा की है, दया की है। तो इस पंक्ति में क्या भाव है कविता में? उपरोक्त पंक्ति का भाव यह है कि हंस के चोटिल होने की बात सुनकर राहुल का मन भी करुणा से भर गया। राहुल भी जो है उस हंस की कहानी सुन करके उसको दया आ गई। ठीक है। तो बच्चों, हमने आज माँ कह एक कहानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित ये जो आपकी कविता है, जिसमें सिद्धार्थ के पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा से एक कहानी कहने को कहते हैं, तो इस पर जो है माता यशोधरा अपने उनके पिता की ही एक कहानी कह डालती हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की पंक्तियों को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।